आज हम लोग बीपीएससी के अर्थशास्त्र के मेंस के लिए मेंस का सिलेबस और उसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। साथ में ही ये जो है ऑडिटर का एग्ज़ाम और डबल ए ओ उसके एग्ज़ाम के लिए भी ये सिलेबस है। इसको दो सेक्शन में हम लोग जो बांटा गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। आवाज़ आ रहा है ना? सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 जो है उसमें दो चीज़ पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और कुछ टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक। और इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो इसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जानना है उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार, और उसके बाद बाजार के विभिन्न स्वरूप, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो है नेशनल इनकम से सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, माप, अवधारणा, माप। उसके बाद दूसरा जो है इसमें हम लोग जानेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग, उसके बाद व्यावसायिक एवं केंद्रीय बैंक, रोजगार, आय एवं मांग सिद्धांत, बजट, इसमें जानेंगे बजटीय और राजकोषीय नीति, प्लस इसी में हम लोग जानेंगे कर एवं उसका प्रभाव। उसके बाद इस पर जानेंगे विदेशी विनिमय दर, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ठीक। देखिए, एक सेक्शन जो है जिसमें मोटे तौर पे जिन टॉपिक के बारे में हम लोग को जानना है सेक्शन 1 में, उसमें दो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक मिले हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जानेंगे उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार के बारे में, और बाजार के विभिन्न स्वरूप, कीमत निर्धारण किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से राष्ट्रीय आय
के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये कैसे निकाला जाता है, मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में जानेंगे, व्यावसायिक और केंद्रीय बैंकों के कार्य के बारे में, रोजगार, आय और मांग सिद्धांत के बारे में, बजट और बजटीय और राजकोषीय नीति, कर एवं उसका प्रभाव, ठीक है। उसके बाद विदेशी विनिमय दर और भुगतान संतुलन, ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो कि आपको सेक्शन फर्स्ट में आता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सेक्शन सेकेंड, दूसरे सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। दूसरे सेक्शन में जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है। दूसरा सेक्शन जो है आपका वो है इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम लोग को जानना है सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद भारत में नियोजन, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर एलपीजी का प्रभाव, ठीक। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे भारतीय कृषि उद्योग एवं व्यापार। उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे भारत में गरीबी और बेरोजगारी, ठीक। उसके बाद ग्रामीण विकास एवं संपोषणीय विकास, उसके बाद मानव विकास। ये हमारा सेक्शन 2 है जिस इंडियन इकोनॉमी। उसमें हम लोग जो है जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद कैसा था, क्या परिवर्तन आया, भारत में नियोजन किस तरह से शुरुआत हुआ, नियोजन 12 जो है पंचवर्षीय योजना, उसके बाद योजना ख़त्म कर दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एलपीजी का क्या प्रभाव है, भारतीय कृषि उद्योग एवं व्यापार, भारत में गरीबी और बेरोजगारी, ग्रामीण विकास एवं संपोषणीय विकास, मानव विकास और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी। तो अर्थशास्त्र में जो हम लोग का मेंस का है सिलेबस, यही सिलेबस है और इसमें पढ़ना है। अर्थशास्त्र में है क्या, बहुत लोगों का ये होता है कि टेक्निकल जो होता है इसमें दिक्कत होता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट से तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाता है और लगभग सब लोगों को आधा जानकारी अर्थशास्त्र का होता है। लेकिन यही है कि इसको सिस्टमेटिक वे से कैसे हम लोग रखेंगे, तो ये मेंस के क्लास में हम लोग इसको जानेंगे कि कैसे अर्थशास्त्र को सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ेंगे और किस तरह आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम बेसिक चीज़ जो है इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं जो कॉमन है दोनों को मिला के, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिलाकर कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जाने या माइक्रो इकोनॉमिक्स को जाने। तो बेसिकली जो है आज हम लोग जो जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे मेजर किया जाता है और राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। उससे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या और अर्थव्यवस्था में किस तरह से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। पहला जो टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय है क्या, समझ गए। राष्ट्रीय आय जानने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय आय से संबंधित 2-3 कॉन्सेप्ट है।
एक जो होता है सबसे पहला घरेलू क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र किसको कहते हैं। दूसरा है सामान्य निवासी, सामान्य निवासी कौन होता है। तीसरा होता है वित्तीय वर्ष, चौथा होता है साधन लागत, उसके बाद होता है बाजार कीमत, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, घिसावट, देखिए राष्ट्रीय आय की जानकारी ले उससे पहले हम लोग को कुछ जो टॉपिक उससे रिलेटेड है उसको जानते हैं। सबसे पहला होता है घरेलू क्षेत्र, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग किसको कहते हैं, कौन सा क्षेत्र होगा जो घरेलू क्षेत्र होगा। ठीक है, देखिए घरेलू क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही साधारण है कि जो क्षेत्र देश में रहे या देश के बाहर रहे, जिस क्षेत्र पर किसी भी देश के सरकार का नियम लागू होता है, उस सरकार के द्वारा प्रशासन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घरेलू क्षेत्र कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि हम लोग का ये जो दिखाई दे रहा है ये देश का एक जोग्राफिकल एरिया है, तो इसको डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। और इस देश के बाहर भी कोई एरिया होता है जिसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जा सकता है। घरेलू क्षेत्र वैसे क्षेत्र होता है जहाँ पर देश के सरकार के द्वारा देश का नियम लागू होता है और देश के सरकार के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, वो स्थान पूरा देश तो हो ही सकता है, लेकिन देश के बाहर भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जो देश में होते हैं लेकिन देश के घरेलू क्षेत्र में नहीं होते हैं। जैसे कि समझिए दिल्ली में बहुत सारे देशों का दूतावास है, तो ये दूतावास जो है भारत के घरेलू क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, राजनयिक काम करने वाले लोग हैं, उनका अपॉइंटमेंट, उनका सैलरी, उनका ट्रांसफ़र, उनके लिए नियम जो है भारत सरकार नहीं बनाता है, तो ये जो है देश के घरेलू क्षेत्र में नहीं आएगा। उसी तरह बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो देश के बाहर हैं लेकिन भारत के घरेलू क्षेत्र में आएगा। जितने भी भारत के विदेशी दूतावास दूसरे देशों में बसे हैं वो भारत के घरेलू क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, उसके साथ भारत या भारत के नागरिकों के द्वारा जो भी शिप्स हो, एयरलाइंस हो, कहीं भी होगा वो भारत के घरेलू क्षेत्र में आएगा। भारत सरकार द्वारा कुछ भी
अगर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कहीं भी जगह पर बनाया गया होगा तो वो भारत के घरेलू क्षेत्र में होगा। उसके साथ ही भारत का कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भारत के घरेलू क्षेत्र में होगा। तो हम यहाँ अगर घरेलू क्षेत्र को समझें तो सिंपल कि वो स्थान जहाँ देश, जो देश में हो या देश के बाहर हो, देश का नियम संविधान लागू होता है और देश के सरकार के द्वारा वहाँ पे प्रशासन किया जाता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग घरेलू क्षेत्र कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो देश में होते हुए भी देश के घरेलू क्षेत्र में नहीं है, जैसे विदेशी दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो कार्यालय होते हैं वो देश के घरेलू क्षेत्र में नहीं होते हैं। उसी तरह बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो देश से बाहर हैं लेकिन देश के घरेलू क्षेत्र में होते हैं, जैसे विदेशी दूतावास, मिलिट्री एस्टेब्लिश, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेरिटरी में जो है प्लेन और शिप्स, ये देश के घरेलू क्षेत्र में होते हैं। अब ये बात आ रहा है कि घरेलू क्षेत्र का अवधारणा इसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित क्यों है, क्योंकि इसी के इनकम को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं कि अगला क्या है, सामान्य निवासी, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश में, भारत के संदर्भ में कहें तो 1 वर्ष, मिनिमम कितना, 1 वर्ष या उससे अधिक, 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत में निवास करता है। भारत में निवास करता है, यानी कोई भी पर्सन 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक भारत में निवास करता है। ठीक है, और उसका भारत के घरेलू क्षेत्र में निवास करता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी आर्थिक हित, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित इस देश के साथ जुड़ा होगा। भारत के संदर्भ में अगर समझे तो भारत में जुड़ा होगा तो उसको हम लोग सामान्य निवासी कहते हैं। आर्थिक हित मतलब क्या होगा कि वो व्यक्ति वहाँ से आय प्राप्त कर रहा है, वहाँ निवेश कर रहा है, वहाँ पे खर्च कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य निवासी। उस देश का जो है सामान्य निवासी, ये नागरिक भी हो सकता है, सामान्य निवासी जो है सिटीजन भी हो सकता है और गैर सिटीजन भी, ये नागरिक भी हो सकता है और गैर नागरिक भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि ये पर्सन मिनिमम 1 साल या उससे अधिक देश में रह रहा है और उसका आर्थिक हित जो है उस देश से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य निवासी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हम लोग का राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट होता है एक सर्टेन टाइम में, और सर्टेन टाइम पीरियड जो होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। उसके बाद आते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय आय में 2 प्राइस का बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं, साधन लागत क्या होता है और बाजार लागत क्या होता है। साधन लागत होता है कि कोई भी उत्पाद को बनाने में जो जो साधन उसमें इन्वॉल्व है उसका कॉस्ट साधन लागत होता है, और ये कीमत तय किया जाता है फर्म के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। फैक्टर कॉस्ट में जो होता है इसमें रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साधन लागत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है कि साधन लागत में यानी फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं तो उसको कहते हैं बाजार कीमत। बाजार कीमत या मार्केट प्राइस हम लोग कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग को दोनों एमपी और एफसी पढ़ने को आएगा, साधन लागत क्या होता है और बाजार कीमत क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA। ये NFIA होता क्या है समझ लीजिए। NFIA क्या होता है, कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन
विदेशी है और भारत में रह रहा है, ठीक है, और भारत से उसका इनकम समझ लीजिए कि एम है, भारत से इनकम एम है, और बहुत सारा विदेशी जो भारत में रह रहा है और भारत में इनकम जनरेट कर रहा है, उसका टोटल अमाउंट एम है, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं और उनका इनकम एक्स है। तो जब हम एक्स में से एम को घटा देते हैं, इसी को कहा जाता है NFIA। इसको साधारण समझिए कि जो भारतीयों के द्वारा विदेशों में इनकम अर्जित किया जाएगा, उसमें से विदेशियों द्वारा भारत में इनकम जो अर्जित किया जाएगा घटा देंगे तो उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से शुद्ध है। जैसे समझते हैं कि कोई एक वित्तीय वर्ष में भारत के लोग विदेशों से पूरा 200 करोड़ रुपया जनरेट कर रहे हैं। भारतीय लोग जो है विदेशों से, भारत से नहीं, भारत को छोड़ के दूसरे देशों से 200 करोड़ जनरेट कर रहे हैं। और उसी तरह विदेशी जो है भारत में 300 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो अगर निकालना पड़ेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, NFIA निकालना है। तो जो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित संपत्ति है, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख दिए, और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित संपत्ति, इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे। तो ये आ जाएगा -100, ये आ जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। अब आ जाते हैं घिसावट। घिसावट किसको कहते हैं, ठीक है, या मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन इसको हम लोग कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कहा किसको जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है ये क्या होता है कि कोई भी फिक्स एसेट्स है, जैसे कि ये मोबाइल है, अगर मोबाइल 10,000 में खरीदा गया था और मोबाइल का एज जो है 5 साल, तो क्या होगा कि 10,000 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा 2,000, यानी कि हर साल इसका कीमत क्या होगा, 2,000 कम हो जाएगा। यानी 1 साल बाद इसका कीमत कितना हो जाएगा, 8,000, 2 साल बाद इसका कीमत क्या हो जाएगा, 6,000। ये जो कमी आ रहा है कीमत में, इसी को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, या इसको घिसावट कहा जाता है। किसी भी फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू होता है, जो डेप्रिसिएट होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा तब, यानी कि रिडक्शन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घिसावट, मूल्यह्रास, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल हम लोग जब राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसका जानकारी एकदम ज़रूरी है। अगर ये जानकारी हो गया तो फिर उसके बाद राष्ट्रीय आय बहुत ही ईजिली चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, ठीक है। अब इस राष्ट्रीय आय को जानने के लिए इन सारे बेसिक्स चीज़ों को एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या इसका यूज होगा। सबसे पहले घरेलू क्षेत्र, अभी जो बात कर लिए थे घरेलू क्षेत्र को पूरा डिटेल में फिर समझ लीजिए। घरेलू क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो देश में हो या देश से बाहर हो, जिस क्षेत्र पर सरकार का, देश का नियम लागू होता है, कानून लागू होता है और उस क्षेत्र पर देश के सरकार के द्वारा प्रशासन किया जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग घरेलू क्षेत्र कहते हैं, वो देश में हो या देश के बाहर हो। समझ गए। समान निवासी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश में 1 साल से अधिक रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित उस देश के साथ जुड़ा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समान निवासी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष।
उसके बाद हम लोग पढ़े थे साधन लागत। साधन लागत क्या होता है कि कोई भी चीज़ को बनाने में जो जो साधन इन्वॉल्व होता है उसका कॉस्ट जो होता है साधन लागत होता है। इसमें रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इसको हम लोग जोड़े थे। उसके बाद बाजार कीमत। बाजार कीमत क्या होता है, किसको हम लोग कहते हैं बाजार कीमत। बाजार कीमत क्या होता है कि जब साधन लागत में हम लोग शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं बाजार कीमत। ठीक है। उसके बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है कि इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित संपत्ति उसको जोड़ देते हैं और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित संपत्ति उसको हम लोग क्या कहते हैं घटा देते हैं। जैसे हम लोग उसको जाने थे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इक्वल टू होता है X माइनस M। X क्या है, अगर भारत के सेंस में देखें तो भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित संपत्ति, और M क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित संपत्ति। ठीक है, ये होता है हमारा NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है। अब आ जाते हैं घिसावट क्या होता है। घिसावट जो होता है किसी भी वस्तु का जो फिक्स एसेट्स है उसका मूल्य जो कम हो रहा है प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का, उसको कहते हैं घिसावट। तो ये सारे जो टेक्निकल वर्ड है, जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो ये सारे टेक्निकल वर्ड जो है उसका यूज होगा। उसके ये सारे टेक्निकल वर्ड का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो नेशनल इनकम का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ें तो कुछ टेक्निकल चीज़ें उसको जान लेते हैं कि वो है क्या। सबसे पहले बहुत सब लोग लगभग इसमें जानते होंगे कि जीडीपी, सबसे बात होता है जीडीपी एमपी का। पहला जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद ये होता क्या है। ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी एमपी। सपोज एक वित्तीय वर्ष का बात कर लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देश के घरेलू कहाँ पे, घरेलू सीमा में जितना वस्तु और सेवा उत्पादित हो रहा है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य, इसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी एमपी। फिर समझ लीजिए जीडीपी एमपी क्या है, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अब ये जीडीपी एमपी बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सब लोग जानते हैं, पर इस जीडीपी एमपी का कुछ अवधारणा है जिसको जानना है कि जीडीपी एमपी है क्या, एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों को जीडीपी एमपी में शामिल करते हैं, नहीं शामिल करते हैं, और इसी के द्वारा नेशनल इनकम के मेजरमेंट का हम लोग का वो पता चलेगा कि क्या होता है, नेशनल इनकम मेजरमेंट में क्या कठिनाई होती है और क्या नहीं होती है। सबसे पहले अगर नाम का बात कर ले, जीडीपी एमपी जो है, इस नाम को बात कर ले तो इस नाम में ही बहुत सारा जीडीपी एमपी का कॉन्सेप्ट है छुपा हुआ। सबसे पहले ग्रॉस है, सकल है, ग्रॉस मतलब होता है सकल।
तो जहाँ जी शामिल होगा वहाँ पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन शामिल होगा, यानी जीडीपी में क्या होता है, घिसावट शामिल होता है, घिसावट शामिल होता है। जी है इसका मतलब क्या होता है कि ग्रॉस है, यानी कि जीडीपी में घिसावट शामिल होता है, शुद्ध मूल्य नहीं होता है बल्कि सकल मूल्य होता है, ठीक है। उसके बाद डी है, डी मतलब क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब ये घरेलू अवधारणा है, घरेलू अवधारणा है, ना कि राष्ट्रीय। मतलब क्या है कि जो जीडीपी होता है वो देश के घरेलू सीमा में उसका उत्पादन होता है, लेकिन वो सारा पैसा देश का नहीं होता है, बल्कि इसमें भारत के नागरिकों के द्वारा और गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित जो राशि होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। पी दूसरा, इसके बाद क्या है, पी ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या, जो प्रोड्यूस होता है, जो एक वित्तीय वर्ष में प्रोड्यूस होता है उसी का वैल्यू इसमें शामिल किया जाता है। सपोज कि कोई वस्तु पिछले वर्ष में उत्पादित हुआ था और इस वर्ष में बिका, तो इसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, इसको जीडीपी में वही शामिल होगा जो इस वित्तीय वर्ष में उत्पादित हुआ। किसी वर्ष में बिके उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो उत्पादित होगा उसी में शामिल। उसके बाद एमपी है, एमपी मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब क्या है कि जीडीपी में किस कीमत को, बाजार कीमत को जोड़ते हैं, उसका वास्तविक कीमत को नहीं जोड़ते हैं। जैसे समझ लीजिए कि एक सरकारी स्कूल का टीचर है, उसको पढ़ाने आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उसको 30,000 सैलरी मिल रहा है, तो उस 30,000 को जोड़ेंगे। एक प्राइवेट टीचर है और पढ़ा रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन उसको 10,000 मिल रहा है, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 10,000 है। सरकारी टीचर का क्या है, 30,000। तो उस वैल्यू को इसमें काउंट करेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले नाम से ही तो ये 4 शब्द निकल गया जीडीपी में, कि जीडीपी में घिसावट शामिल होता है, ये घरेलू अवधारणा होता है, राष्ट्रीय नहीं, और सिर्फ जो प्रोड्यूस होता है उसी का वैल्यू रखते हैं, और ये मार्केट प्राइस होता है। एमपी का हम लोग बात किए तब। अब आते हैं जीडीपी के लिए और बात। जीडीपी में क्या होता है कि जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है और क्या शामिल नहीं किया जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है और क्या शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में जो है गैर कानूनी आय, गैर कानूनी आय, काला धन, विदेशों से प्राप्त सहायता, धन की प्राप्ति, हस्तांतरण आय। ठीक है, देखिए जीडीपी में इलीगल इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, ब्लैक मनी, विदेशों से प्राप्त सहायता, धन की प्राप्ति और हस्तांतरण आय, इसको शामिल नहीं किया जाता है। ये सब तो समझते हैं, विदेशों से प्राप्त सहायता भी समझते हैं। धन की प्राप्ति क्या होता है, मान लीजिए कि सरकार को कहीं सोने का भंडार मिल गया, खजाना मिल गया, तो वो जो मिल गया वो चूँकि प्रोड्यूस नहीं हुआ, अचानक मिल गया, तो उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। हस्तांतरण आय क्या होता है, जो सरकार के द्वारा नागरिकों को सुविधाएं दिया जाता है बिना इन्वॉल्विंग प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, सब्सिडी हो गया, तो ये भी आपको जो है जीडीपी में शामिल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो है जीडीपी में जो है, जीडीपी में क्या है, शेयर और बॉन्ड, इसका वैल्यू, इसका मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। शेयर और बॉन्ड का वैल्यू जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जीडीपी में अगर कोई पर्सन खुद के उपयोग के लिए वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वस्तु का उत्पादन कर रहा है खुद के उपयोग के लिए,
सपोज कि कोई पर्सन जो होता है टमाटर का प्रोडक्शन कर रहा है, टमाटर खुद खा जा रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा उसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ये जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेल्फ सर्विसेज दे रहा है, स्वयं को सेवा दे रहा है, कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपना बच्चा को, तो सेवा जो होता है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, सेवा जो होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। वस्तु का उत्पादन जो है उसमें शामिल किया जाता है। वस्तु का उत्पादन अगर स्वयं के उपभोग के लिए करेगा तो वो शामिल होगा, लेकिन अगर स्वयं को सेवा देगा तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे इसको समझिए कि कोई महिला किसी घर में मेड का काम कर रही है और उसको पैसा जो उसका ऑनर दे रहा है तो वो जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन क्या होता है कि उसी महिला से उसका ऑनर जो काम करवा रहा है उससे शादी कर लेता है और सारा कंडीशन सेम रहता है, काम करती है, उसको पैसा देता है, सब कंडीशन सेम रहता है, बस यही एक कंडीशन होता है कि वो उससे शादी कर लेता है। अब जो पैसा दे रहा है वो पर्सन ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं शामिल होगा? क्योंकि वो जो है काम करने वाली को पैसा नहीं दे रहा है, पैसा किसको दे रहा है? अपनी पत्नी को, और पत्नी जो क्या कर रही है, स्वयं को सर्विस दे रही है। तो उस स्थिति में जीडीपी जो है ये काउंट नहीं होता है, समझ गए? तो ये जो है ये जीडीपी अभी समझ में आ गया कि जीडीपी है क्या। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं कि जीडीपी है क्या। साधारण शब्दों में, एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। और जीडीपी के नाम में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इसमें घिसावट शामिल होता है, ये घरेलू अवधारणा है। इसमें जो वैल्यू प्रोड्यूस होता है उसी को शामिल करते हैं। इसमें बाजार मूल्य को शामिल करते हैं। अगर एमपी का बात करते हैं तो इसमें इनकम, इलीगल एक्टिविटीज़ है, इनकम, ब्लैक मनी, और उसके बाद एसेट्स गेन, फॉरेन एड, ट्रांसफ़र पेमेंट, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स का प्रोडक्शन, उसका वैल्यू इसमें शामिल होता है। सेल्फ सर्विसेज नहीं शामिल होता है। शेयर बॉन्ड और डिबेंचर, इन सब का वैल्यू जो होता है जीडीपी में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है क्या, इसमें क्या शामिल होता है, क्या शामिल नहीं होता है, ठीक है। अब जो है दूसरा हम लोग का कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं एनडीपी। देखिए, इसको जानना है, बहुत सिंपल चीज़ है जीडीपी और एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझने का, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग जो है सिलेबस जाने हैं। जो सिलेबस हम लोग का है बीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स का है, ऑडिटर एग्ज़ाम के लिए है और एओ एग्ज़ाम के लिए है। और जो पहला कॉन्सेप्ट है तीनों सिलेबस के लिए, वो जो है एकदम बेसिक जो है, वो नेशनल इनकम का जो टेक्निकल वर्ड है उसके बारे में जानकारी हम लोग जो है आज थोड़ा बहुत जाने हैं। अब अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, इकोनॉमिक्स का पूरा जो मेंस का सिलेबस है बीपीएससी के लिए, ऑडिटर के लिए और एओए के लिए, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप जो है अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और आगे जो है कंटिन्यूअस आपको इससे वीडियो मिलते रहेगा।